आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जनरल ज्योग्राफी से, जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा। आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे वो वीक के एंड में मैं लाइव लेक्चर लूंगा, उसमें डिस्कस कर लूंगा, या फिर आई विल शेयर माय फोन नंबर एज वेल। आप ईमेल आईडी पे भी आप मुझसे डाउट्स ले सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जनरल ज्योग्राफी में अर्थ के फॉर्मेशन की थ्योरीज के बारे में। तो देखिए, ज्योग्राफर्स जिन्होंने ज्योग्राफी में नए नए ब्रेक थ्रू लेके आए, इमैनुअल कैंट थे, लैपलेस थे, इन दोनों ने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी और नेबुलर हाइपोथेसिस निकाल के दिया। और इनके नेबुलर हाइपोथेसिस से जो ओटो श्मिट थे और कार्ल वेज़स्कर थे, ये भी बहुत ज़्यादा एग्री करते थे। अब इनका हाइपोथेसिस था क्या? इन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो जो भी यूथफुल सन रहा है उसके अराउंड जो भी क्लाउडेड मटेरियल रहा है उससे बने हैं। और वो क्लाउडेड मटेरियल भी सन के अराउंड रोटेट करता था। कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जिसकी वजह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो फर्दर इसी बात को श्मिट जी ने और वेज़स्कर जी ने जब फर्दर इस बात को प्रोपाउंड किया, तो उन्होंने भी ये बताया कि जो सन था वो इनिशियली सोलर नेबुला से सराउंड हुआ करता था। और सोलर नेबुला क्या था? नेबुला was just a gaseous cloud, एक गैस का क्लाउड हुआ करता था, जिसमें मोस्टली कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम का था, और कुछ कुछ उसमें डस्ट भी हुआ करता था। अब हुआ ये, जो भी ये गैसियस क्लाउड था, इस क्लाउड के अंदर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, फ्रिक्शन और कोलिजन की वजह से डिस्क शेप जो क्लाउड है वो बनना स्टार्ट हो गया, और उसी के अंदर से फिर प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हो गए। तो कैसे हम इस पे याद रखेंगे? नेबुलर हाइपोथेसिस में जितना भी हमको पता लगा, हमने ये समझा कि इनिशियली हमारे पास देयर वाज अ यूथफुल सन, उसके अराउंड देयर वाज अ गैसियस क्लाउड कॉल्ड नेबुला। नेबुला के अंदर मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड डस्ट वाज देयर एज अ कंपोजिशन। और फर्दर जब इस रोटेटिंग क्लाउड के अंदर अगर हम इनडेप्थ पार्टिकल्स को देखें तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुए, उसके वजह से कोलिजन और फ्रिक्शन की वजह से डिस्क शेप क्लाउड जो है और उसके अंदर प्लैनेट्स जो हैं फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। ये बात बोली गई थी। ज्योग्राफर्स जो थे उन्होंने एनालिसिस किया और एक नेबुलर हाइपोथेसिस निकाल के दिया। जब इसी हाइपोथेसिस को आगे बढ़ाया गया फर्दर थोड़े टाइम, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम 1700s की बात कर रहे हैं। 1950 में भी इस क्लेम को प्रमाउंट किया गया, लेकिन फर्दर 1900 में चैम्बरलेन एंड मोल्टन, ठीक है, इन्होंने एक फर्दर थ्योरी निकाल के दी। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक घूमता हुआ, एक भटकता हुआ तारा, वेंडरिंग स्टार सन को अप्रोच करता है, ठीक। जो आपका एक लेट्स से ये सन है और एक ये वेंडरिंग स्टार है। वेंडरिंग स्टार घूमता हुआ कहीं सन को अप्रोच करता है और सन में से एक सिगार शेप मटेरियल जो है उसको सेपरेट कर देता है। और जब ये सिगार शेप मटेरियल सन से सेपरेट होता है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है स्लोली, और जब ये स्लोली रिवॉल्व करता है तो कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं, ये सन है और ये भाई सिगार शेप मटेरियल जो बाहर निकला था, कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं कि ये छोटे छोटे प्लैनेट्स में कंडेंस हो जाता है। तो देखिए, थ्योरी इन लोगों की प्लैनेटसिमल थ्योरीज भी बहुत सिंपल थी। सिंपल क्या था कि सन के अंदर से ही कुछ मटेरियल बाहर निकला और वो बाहर निकल के गैसेस में कन्वर्ट हुआ, और कन्वर्जन के बाद कुछ अंदर ऐसे एक्रीशन, कोलिजन कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जिससे कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जो जितनी भी पुरानी थ्योरीज हुई, जितनी भी रिसर्चेज हुई ज्योग्राफर्स के द्वारा, उसमें एक थ्योरी बहुत फेमस आती है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, राइट। बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि आज तक भी ज्योग्राफर्स जो है वो ये बोलते आ रहे हैं कि आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही हैं, गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है एक दूसरी गैलेक्सी के बीच का वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। उसी को हाइपोथेसिस बोला गया, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको प्रोपाउंड किया गया लेमेटर जॉर्ज के द्वारा भी 1920s में, लेकिन जो देने वाले थे ही वाज एडविन हबल। अब हबल साहब ने क्या बोला? हबल साहब ने बोला भाई यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, और एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो स्पेस है गैलेक्सीज के बीच में, अगर ये दो गैलेक्सीज हैं तो इनके स्पेस बीच का स्पेस बढ़ रहा है, ना कि इनके अंदर का इंट्रा स्पेस नहीं बढ़ रहा। ध्यान देंगे, इंटर स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे गैलेक्सीज का एक्सपेंशन होता चला गया, राइट। और जब इस पर्टिकुलर चीज को सामने रखा गया तो ऐसा बोला गया कि बहुत समय पहले की बात है, जो पूरा यूनिवर्स था दैट वाज अ सिंगुलर एटम, इट वाज अ काइंड ऑफ अ टाइनी बॉल जिसकी बहुत ही छोटी सी वॉल्यूम हुआ करती थी, लेकिन टेम्परेचर एंड डेंसिटीज वर इनफाइनाइट। टेम्परेचर वाज वेरी वेरी हाई एंड डेंसिटी वाज वेरी 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 हाई, दैट इज व्हाई इनफाइनाइट टर्म हैज बीन यूज्ड, राइट। तो बिग बैंग जिस टाइम पे एक बैंग हुआ, एक बर्स्ट हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, उस टाइम पे जो छोटी सी बॉल थी जिसकी डेंसिटी क्या थी? इनफाइनाइट। टेम्परेचर क्या था? इनफाइनाइट। लेकिन वॉल्यूम क्या थी? बहुत कम। तो
ये एक्सप्लोड होती है वायलेंटली और एक ह्यूज एक्सपेंशन होता है। ये चीज जो हुई थी दैट हैपेंड 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर। आज से अगर हम बात करेंगे तो 13.7 बिलियन साल पहले हुई थी, राइट। और एक्सपेंशन आज तक भी हो रहा है, जैसे हम बिग बैंग बोलते हैं। अब क्या हुआ होगा, इतने बड़े टेम्परेचर, इतनी बड़ी डेंसिटी पे जब वो ब्लास्ट हुआ, जब एक्सप्लोजन हुआ तो काफी गर्म रही होंगी चीजें। तो अगर हम बात करें बिग बैंग से लेके 3 लाख साल बाद तक, जब बिग बैंग हुआ कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, वहां से 3 लाख साल बाद जब आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल यूनिवर्स का, मैटर का जो था वो 4500 केल्विन के अराउंड ड्रॉप कर गया था। अब जब ये एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हुए तो वहां से क्या हुआ, जितनी भी एनर्जी थी वो एटॉमिक मैटर में कन्वर्ट हुई। मतलब एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस एंटायर एक्सप्लोजन एंड डेवलपमेंट, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड दिस मैटर इज द इनिशियल हार्बिंजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हुआ। ऐसा किसने कहा, ऐसा जो इनिशियल थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी से द्वारा कहा गया, राइट। तो अर्थ की ओवरऑल यूनिवर्स की एक्सपेंशन, ओवरऑल यूनिवर्स की डेवलपमेंट के लिए जो थ्योरी दी गई उसको नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। अब उसी में स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, अगर हम स्टार फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, जब मैटर और एनर्जी जब हुआ करते थे तो उनके अंदर ना, अगर आप देखें, अगर मैं बात करूँ, ये एक कभी यूनिवर्स हुआ करता था तो यहाँ पे जो मैटर और एनर्जी थे दे वर नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कहीं पे कैसा है, कहीं पे किस टाइप का है। जब नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है ना तो उस कंडीशन पे जो फोर्सेस होती हैं और जो फिनोमिनास होते हैं वो डिफरेंट हो रहे होते हैं हर जगह पे। उसकी वजह से कुछ डेंसिटी डिफरेंसेस डेवलप होते हैं। इस पॉइंट की डेंसिटी कुछ होगी, इस पॉइंट की डेंसिटी कुछ होगी। बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी देयर डेवलप्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल, और उसकी वजह से मैटर जो है आपस में क्लोज आने लगा। और जब मैटर आपस में क्लोज आने लगा तो यही बेसिस बना गैलेक्सी के फॉर्मेशन का, राइट। इनिशियली इस टाइप का कुछ गैशियस क्लाउड हुआ करता था। ये मैटर और एनर्जी अर्ली यूनिवर्स में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब धीरे धीरे डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस आई तो वहां पे आप देख सकते हैं फोर्सेस की वजह से पुल आया, एंड फर्दर इसी ने गैलेक्सीज को फॉर्म करने के लिए एक बेसिस तैयार किया। और गैलेक्सीज जो हैं उसके अंदर बेसिकली है क्या, गैलेक्सीज के अंदर तो आपकी एक्यूमुलेशन है, किसकी, हाइड्रोजन गैस की, राइट। और उस हाइड्रोजन गैस की एक्यूमुलेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेबुला बोल रहे हैं। देखिए यहाँ देखेंगे सभी लोग, पहले नोट्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझने में ध्यान देंगे। शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बाद में बना सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैटर और एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, फोर्सेस आई। फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, एक आपस में पुल होना स्टार्ट हुए तो पुल होने की वजह से लम्प्स बनना स्टार्ट होते हैं। और जब लम्प्स बनना स्टार्ट होते हैं वही तो क्या करते हैं, वही स्टार्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो जो भी हमने देखा गैशियस क्लाउड्स थे उनके अंदर जब मैटर एक दूसरे की तरफ पुल होना स्टार्ट हुआ तो पुल होने की वजह से लम्प्स बनने स्टार्ट होते हैं। और जब लम्प्स बनने स्टार्ट होते हैं तो यही लम्प डेंसर गैशियस बॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये गैशियस बॉडीज बनती हैं तो इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, हम स्टार बोलते हैं। तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ द स्टार फॉर्मेशन। अब प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, हाउ प्लैनेट स्टार्टेड फॉर्मिंग। देखिए जो आपने देखा कि गैशियस क्लाउड्स थे, ये जो जैसे हम नेबुला बोल रहे थे, नेबुला के अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ द मटेरियल। इनसाइड में एक कोर डेवलप हो जाता है और आउटसाइड में गैशियस क्लाउड्स रहते हैं, राइट। तो जो भी आपका कोर डेवलप होता है और जो भी आसपास गैशियस क्लाउड्स हैं, इन गैशियस क्लाउड्स में फर्दर क्या होता है, फिर से ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट करती हैं। किनके बीच में, लम्प्स के बीच में। हमने पढ़ा था कि लम्प्स तो पहले से ही बन चुके हैं और फर्दर फोर्सेस की वजह से सेपरेशन भी हो गया है। और जो लम्प्स हैं उसमें फिर से बिकॉज ऑफ दी फोर्सेस एक्टिंग इन बिटवीन देम, इनका आपस में क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के अराउंड घूमना स्टार्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। और जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो कुछ जो गैस क्लाउड है वो कंडेंस होता है। और जब आपस में कोहिजन होता है इनका तो बिकॉज ऑफ दैट कोहिजन प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन स्टार्ट। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें बेसिक इसी टर्म है कि इनिशियली आपके पास एक नेबुला था। नेबुला जब था तो नेबुला के अंदर ही हमने देखा कुछ लम्प्स फॉर्मेशन होते हैं। लम्प्स फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टार्स फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसके बाद जब स्टार फॉर्मेशन हो गया तो फर्दर गैशियस क्लाउड की ही बात करें तो वही गैशियस क्लाउड के अंदर ही हमने देखा कि मैटर जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा बन गया सेंटर, दैट वाज द कोर, और एक हो गया आसपास की रोटेटिंग डिस्क ऑफ द गैस एंड डस्ट अराउंड द कोर। अब जो गैस एंड डस्ट अराउंड द कोर है
उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी तो फोर्सेस लग रही हैं, डेवलप उसके अंदर भी तो कोहिजन है आपस में, तो उसकी वजह से भी जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हमने क्या बोला, हमने उनको बोला प्लैनेट सिंबल। अब जब प्लैनेट सिंबल्स बने, फॉर एग्जांपल ये था वो कोर और ये थे छोटे छोटे प्लैनेट सिंबल्स, ये जो प्लैनेट सिंबल्स बने छोटे छोटे से, इनके बीच में फर्दर फोर्सेस लगी, और जब फोर्सेस लगी कोहिजन हुआ, कोलिजन हुआ, तो इन्हीं प्लैनेट सिंबल्स ने बड़े बड़े प्लैनेट्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, और यहीं से तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो सबसे पहले इनिशियली डेवलपमेंट से क्या हुआ, सेपरेशन, कोर बना, गैसियस क्लाउड बना, एंड गैसियस क्लाउड बनने के बाद प्लैनेट सिंबल्स बनते हैं, प्लैनेट सिंबल्स से क्या बनते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं, राइट। तो यहीं से हमारा सोलर सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा खास नहीं, लेकिन हमारी ज्योग्राफी को स्टार्ट करने के लिए, समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमें सबको पता है सन है सेंटर में, 8 प्लैनेट्स अराउंड हैं, राइट। तो अगर सन की बात करें तो वो सेंट्रल स्टार है, बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, राइट। उसके आसपास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज हैं और नॉन प्लैनेटरी बॉडीज भी हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ठीक है, डस्ट ग्रेन्स हैं उसके आसपास। अब अगर आप सन की बात करेंगे तो सन के अराउंड देखिए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हम कैसे उसको स्टडी करते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। एक शॉर्ट फॉर्म इसकी डेवलप कर सकते हैं हम लोग, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, राइट। तो आप जब भी आप प्लैनेट्स को ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और नियरेस्ट है सन के, ठीक है। और वीनस को जो है वो अर्थ का ट्विन बोला जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ के जैसा ही साइज और शेप है इसका। ये हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज एटमॉस्फेयर में 90 से लेकर 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है विद क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हॉट हाई टेम्परेचर को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो काफी ज्यादा टेम्परेचर वीनस में मिलते हैं, राइट। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है, राइट। और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया है। अब देखिए काफी बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कुछ प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जिनके अराउंड गैसेस की एक क्लाउड्स की एक शेल नजर आती है, लेयर नजर आती है, लेकिन अर्थ की बात करें, मरकरी की बात करें, वीनस की बात करें तो उसके अराउंड तो कोई भी लेयर नजर नहीं आती। उसका रीजन क्या है, देखिए हमने क्या किया है ना, हमने ये जो इनिशियल प्लैनेट्स हैं हमारे पास, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको और इन प्लैनेट्स में इसकी बात कर रहा था, सैटर्न के अराउंड आप देख पा रहे हैं, यूरेनस के अराउंड देख पा रहे हैं, ठीक है, एक लेयर नजर आ रही है आपको एटमॉस्फेयर की, वेयरएज यहाँ पे कोई लेयर नहीं है बिकॉज हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमने इन प्लैनेट्स को बोला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड इन प्लैनेट्स को हमने कहा है जोवियन प्लैनेट्स। जो यहाँ पे एक सेंटर हमने डिवीजन बनाया है, एक बेल्ट डिफाइन किया है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में हमको मिलती है, राइट। सन के जो पास वाले प्लैनेट्स हैं उनको हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल दिया है और जो दूर हैं उनको हमने जोवियन बोला है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो सन की सोलर फ्लेयर्स हैं जब वो आकर के इनके एटमॉस्फेयर को हिट करा तो सोलर फ्लेयर्स ने इनके एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया एंड दे गॉट स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर एटमॉस्फेयर एंड because of the stripping off they could not hold because their gravity force was not sufficient enough। जबकि ये जो प्लैनेट्स थे ये काफी दूर थे सन से, इनके अराउंड जो भी लेयर्स थी गैसेस की, जो भी एटमॉस्फेयर थे वो इंटैक्ट रही, वो स्ट्रिप ऑफ नहीं हुई, इसीलिए हमको एक अराउंड गैसेस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं इन प्लैनेट्स के, राइट। और फर्दर अगर बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पे बात करी कि 2 तरह से हमने डिवाइड किया है इनको, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को हमने बोला है यहाँ पे टेरेस्ट्रियल, और जो यहाँ पे प्लैनेट्स हैं इनको हमने बोला आउटर या फिर जोवियन। इनर बोल सकते हैं, आउटर बोल सकते हैं, जुपिटर के फर्दर, राइट। तो देखिए ये जो प्लैनेट्स हैं अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट में, हमने देखा लोकेशन क्या है, क्लोज विसिनिटी में है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये जो प्लैनेट्स हैं ये दूर हैं, डिस्टेंट लोकेशन है इनकी। सोलर विंड्स की वजह से हमने देखा कि इनके अराउंड जो डस्ट और गैस थी वो ब्लो ऑफ हो गई, राइट, तो रॉकी सरफेस मिलता है। वेयरएज यहाँ पे देखें इन प्लैनेट्स की तो सोलर विंड्स इतनी इंटेंस नहीं थी कि गैसेस का रिमूवल कर देती हैं आसपास से, तो क्योंकि इनकी ग्रेविटी कम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, ये अपनी एस्केपिंग गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए, तो इनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर है क्योंकि गैसेस वहां से एस्केप जो है हो चुकी हैं। वेयरएज इन गैस की बात करें तो यहाँ पे गैसेस अभी प्रेजेंट हैं, थिक एटमॉस्फेयर है, तो प्लैनेट का साइज ज्यादा है, लेकिन भले ही साइज इनका कम हो बट उस पर्टिकुलर साइज में गिवन वॉल्यूम में जो मास है वो काफी ज्यादा है, तो इस वजह से जो इनकी डेंसिटीज हैं वो भी ज्यादा हैं, वेयरएज इनकी जो डेंसिटीज हैं वो क्या है कम है, क्योंकि गिवन वॉल्यूम में
मास जो है वो कम है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, याद रखेंगे सभी लोग, याद हो जाएगा सभी लोगों को। टेरेस्ट्रियल मतलब पास वाले, जोवियन मतलब दूर वाले। टेरेस्ट्रियल मतलब क्योंकि सन के पास है तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, आसपास से स्ट्रिप ऑफ हो जाएगा। जोवियन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोलर विंड्स दूर हैं। साइज की बात करेंगे तो सन के पास थे, ग्रेविटी फोर्स कम थी, सन ले गया गैसेस को, वेयर एज जोवियन प्लैनेट्स की गैसेस को सन नहीं ले जा सका। तो अगर गैसेस हैं तो मतलब एक गिवन वॉल्यूम में गैसेस ज्यादा हैं, मास कम है तो डेंसिटीज भी कम है, इसीलिए डेंसिटीज लोअर हैं यहाँ पे जोवियन की एंड हायर हैं यहाँ पे टेरेस्ट्रियल की, राइट। तो बात करते हैं हम लोग अब कुछ जो प्लैनेट्स हैं काफी आसपास रहते हैं अर्थ के, जैसे कि मून है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ का। तो मून के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जो डायमीटर है मून का 1/4 कहलाता है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर के आसपास। मून अर्थ से टाइडली लॉक है। देखिए टाइडली लॉक का मतलब क्या होता है, टाइडली लॉक का मतलब होता है कि अगर ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, और अगर ये मून है तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे मून भी उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, राइट। और मून अपने रोटेट भी कर रहा है, लेकिन ऐसे रोटेट होगा मून कि हमेशा मून का ये वाला जो पॉइंट है वो हमेशा अर्थ के इस वाले पॉइंट को फेस करेगा। इसलिए जो है आज तक हमने फार साइड ऑफ मून को नहीं देख पाए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक साइड ही विजिबल है। और जैसे जैसे मून आगे बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मून अपनी पोजीशंस चेंज करे, यहाँ पे देखिए पोजीशंस चेंज करेगा, क्योंकि ये पोजीशन बदल गई है तो ये जो पॉइंट जो पहले आगे जाना चाहिए था वो पीछे आ जाएगा इस जगह पे। तो हमेशा वो अर्थ के इस पर्टिकुलर पॉइंट को फेस करता है। अर्थ भी क्या हो रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, राइट। तो इसे बोलते हैं कि मून अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड रहता है, राइट। ऐसा माना जाता है कि मून बना कैसे। देखिए अलग अलग जोग्राफर्स ने ना अलग अलग थ्योरीज दी। कुछ जोग्राफर्स ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि इनिशियली जो अर्थ और मून है वो एक ही बॉडी थे, ठीक है, एक डंबल शेप बॉडी का फॉर्मेशन होता है, राइट। कुछ देखिए इस यहाँ देखिए, ध्यान देंगे सभी लोग, कुछ इस टाइप की डंबल शेप बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे अर्थ अलग हो गई और एक छोटा सा हिस्सा मून अलग हो गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यहीं से मून का फॉर्मेशन हुआ। सम जोग्राफर्स टॉक अबाउट द जाइंट इम्पैक्ट और द बिग स्प्लैट थ्योरी। उन्होंने क्या बोला, दे टोल्ड कि एक अर्थ से लगभग 3 गुना ज्यादा साइज की एक बॉडी जो है वो अर्थ को हिट करती है उसकी फॉर्मेशन के बाद, और अर्थ में से एक काफी बड़ा पार्ट जो है वो ब्लास्ट कर जाता है, और वो जो पार्ट है कोलिजन के बाद जो बनता है उसे मून कहते हैं। और ये बात, इस पार्ट को बोला गया लगभग 4.44 बिलियन ईयर्स एगो कि ये बात हुई थी। उतने पहले बोला नहीं है कि ये चीज जो है दिस इवेंट हैपेंड दिस मच पीरियड बैक, राइट। तो हमने दो थ्योरीज के बारे में पढ़ा, एक तो डंबल शेप बना और दूसरा क्या हुआ, बिग स्प्लैट, दैट इज जाइंट इम्पैक्ट। तो दो बातें ध्यान रखेंगे जब भी मून फॉर्मेशन की बात आएगी, ठीक है। क्लियर है सभी लोग, कूल हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए अर्थ के बारे में जोग्राफर्स ने काफी बहुत पहले, जब देखिए जोग्राफर्स जो हैं ज्योग्राफी का आइडिया लगाते कैसे हैं, जोग्राफर्स क्या करते हैं, जोग्राफर्स स्टडी करते हैं, फिनोमेना को स्टडी करते हैं, क्लाइमेट के फिनोमेना को, ओशन के फिनोमेना को, देन अर्थ के इंटीरियर्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद इन तीनों को रिलेट करते हैं कि कई बिलियंस ईयर्स पहले चीजें कैसी रही होंगी। तो जोग्राफर्स ने आइडिया लगाया कि जब बहुत पहले की बात है, प्राइमोर्डियल स्टेज की बात है, कि अर्थ बहुत पहले बैरन रॉकी और एक हॉट टाइप ऑफ प्लैनेट हुआ करता था, जिसका एटमॉस्फेयर जो था दैट वाज वेरी वेरी थिन एटमॉस्फेयर, जिसमें दैट वो कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम। और 4600 लगभग 4500 से लेके 4600 मिलियन ईयर्स के आसपास पहले अर्थ बनी थी, राइट। और तब से लेके आज तक टिल प्रेजेंट अर्थ में लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो प्राइमोर्डियल स्टेज जो बहुत पहले की, जैसे इवोल्यूशन, जब टाइम पे अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे अर्थ वाज जस्ट अ वोलेटाइल मतलब इट वाज अ फ्रेजाइल, लाइक अ वेरी थिन, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, गले टाइप की, मेल्ट और हाफ मॉल्टन पेस्ट टाइप का, उस टाइप का कुछ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर देखेंगे सभी लोग ध्यान देंगे, 4.5 बिलियन ईयर, ये इस टाइप का कुछ था, लाइक अ हॉट बॉल टाइप ऑफ, और एक मॉल्टन स्टेट थी, इस टाइप की थी, राइट, जिसमें डेंसिटीज भी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर्स भी बहुत हाई हुआ करते थे, राइट। तो धीरे धीरे जब कूलिंग डाउन हुआ तो कूल डाउन होने की वजह से डेंसिटीज के बेसिस पे मटेरियल का जो है वो सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ। तो जो हैवी एलिमेंट्स थे वो नीचे चले गए और जो लाइट एलिमेंट्स थे ऊपर आ गए। इससे क्या हुआ, इससे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर का डेवलपमेंट होता है, राइट। इसीलिए आप देख सकते हैं अर्थ की जो है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, अलग अलग लेयर्स हैं और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं और उनके अलग अलग स्टेट भी है, मॉल्टन है कोर, राइट, क्रस्ट अलग है, मेंटल अलग है। कुछ और जोग्राफर्स ने और ज्यादा आइडिया लगाया,
उन लोगों ने और नई बातें बोली। जोग्राफर्स ने बोला कि जब बिग स्प्लैट इवेंट हुआ, जब मून का हिट हुआ, तो उस टाइम पे मून के फॉर्मेशन के दौरान जाइंट इंपैक्ट हुआ था और फर्दर अर्थ हीट हुई, फर्दर हीट होने से शेकन अप हुआ एंड फर्दर क्रस्ट मेंटल कोर का डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो कुछ इस तरीके से अर्थ के इवोल्यूशन की थ्योरीज दी जाती हैं। अर्थ के बारे में अगर एज अ प्लैनेट बात करें तो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि आप बाहरी स्पेस से देखेंगे बहुत सारी मूवीज में, इंटरस्टेलर या फिर ग्रेविटी, इन सब में आपने देखा होगा, ठीक है। ब्लू कलर दिखता है क्योंकि 2/3 जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, राइट। अब जोग्राफर्स को ये समझ में नहीं आया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, तो उन्होंने फिर से क्या किया, दे फर्दर प्रोपाउंडेड द थ्योरीज बाय गोइंग बैक इनटू द हिस्टोरिकल इवेंट्स। वो पीछे जाते गए उन्होंने ओशन को फर्दर खंगाल के निकाला और उन्होंने पता लगाया कि अर्थ जो इनिशियली थी ना, दैट वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द लाइफ। मतलब बहुत सालों, बिलियन सालों पहले अर्थ लाइफ थी ही नहीं अर्थ में। तो सवाल ये उठता है लाइफ बनी कैसे अर्थ में। तो उन्होंने बोला कि देखिए लाइफ जो है दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ने कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, राइट, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनका कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने से असेंबल फर्दर असेंबली होती गई एक मॉलिक्यूल भी दूसरे के साथ, और वो डुप्लीकेट होते गए, चेन रिएक्शन बनता गया एक के साथ एक, और इसकी वजह से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना और उसकी वजह से एक लिविंग सब्सटेंस बना और लिविंग सब्सटेंस में लाइफ थी और वहीं से लिविंग बींग्स का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ को बताया गया। लेकिन उस ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो उस ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओरिजिन होने की वजह क्या थी, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर कैसे बना। भाई अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर भी तो है ना आज, तब नहीं था, राइट। अगर हम बात करें 3000 साल पहले की, ठीक है, जब 3800 साल पहले की, जब 3800 मिलियन ईयर्स अगो जब लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई, बट क्वेश्चन जोग्राफर्स ने ये पूछा कि भाई एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड कैसे आया। तो उन्होंने ये पता लगाया कि इनिशियली जब अर्थ के अराउंड, अगर ये इनिशियल अर्थ थी, दिस वाज द इनिशियल अर्थ, तो उसके अराउंड ये जो इनिशियल डस्ट थी, जब उसके कंपोजिशन के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके आइडिया लगाया तो उनको पता लगा कि हाइड्रोजन और हीलियम वाज द प्रोमिनेंट गैसेस अराउंड देम। लेकिन हम जानते हैं कि सन भी था अराउंड और सन से सोलर फ्लेयर्स आती थी। बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर दिस एंटायर एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, एटमॉस्फेयर किसका था, हाइड्रोजन और हीलियम का। सोलर फ्लेयर्स ने अटैक करके इस पूरे एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर दिया एंड अर्थ वाज स्ट्रिप्ड आउट ऑफ इट्स ओन एटमॉस्फेयर, राइट। ये थी लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बोलते थे इसको स्टेज 1 में। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जब ये तब की बात है जब अर्थ एक रेड हॉट टाइप ऑफ था, इसके अंदर काफी गर्म था, टेम्परेचर्स बहुत हाई थे। जब अर्थ की कूलिंग होती है तो देखिए जब अर्थ कूल होगी सेकेंड स्टेज में, तो कूलिंग जब होती है किसी भी हॉट एलिमेंट की तो क्या होता है, गैसेस निकलती हैं। गैसेस जब निकलेंगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकली। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा गया डीगैसिंग। डीगैसिंग में क्या होता है, काफी गैसेस फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, राइट, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस बाहर निकलती हैं। जब ये गैसेस बाहर निकलती हैं साथ में क्या निकलता है, इन सब के साथ में वाटर वेपर भी निकलता है। तो वाटर वेपर अलॉन्ग विद द गैसेस गोज टू द एटमॉस्फेयर। अब जब अर्थ ठंडी होती है, वाटर वेपर which is present in the atmosphere, that water vapor starts condensing। जब वाटर वेपर कंडेंस होगा तो हम जानते हैं कंडेंसेशन से क्या होता है, वाटर वेपर अगर कंडेंस होंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड लिक्विड के साथ साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एंड इफ दिस इज द अर्थ, दीज वर द क्लाउड्स ऑफ द वाटर वेपर अराउंड द अर्थ। एंड जब ये कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं तो प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल होती है, और उस रेनफॉल के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी थी। अर्थ में कुछ डिप्रेशंस थे, यहाँ देखिए जो डायग्राम है अर्थ का, डिप्रेशंस थे। डिप्रेशंस में जब ये रेनफॉल गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पे ओशंस बनने स्टार्ट होते हैं, राइट। और उन ओशंस के अंदर ही तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस थी। तो 500 बिलियन ईयर अगो ये सारा इवेंट होता है। तो दोबारा से ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या था, प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, किसका था, हाइड्रोजन और हीलियम का। अर्थ गर्म थी, सोलर फ्लेयर्स आई, उन्होंने इसको उड़ा दिया। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, डीगैसिंग हुई। डीगैसिंग के टाइम पे ये सभी गैसेस बाहर निकली जिसमें वाटर वेपर भी था। वाटर वेपर क्या करता है, कंडेंस करता है। कंडेंसेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है, बारिशें होती हैं। जब बारिशें हुई तो वो पानी इकट्ठा कहाँ हुआ, वो पानी डिप्रेशंस में इकट्ठा हुआ। जब डिप्रेशंस में इकट्ठा हुआ तो जहां जहां डिप्रेशंस थे वहां ओशंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और ये रेन वाटर कलेक्ट होने का जो फिनोमेना था ये कितने साल पहले हुआ, दैट हैपेंड अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। ये सेकंड स्टेज थी। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखिए थर्ड स्टेज में फिर से एटमॉस्फेयर का मॉडिफिकेशन होता है। तो जब
अगर बात करें लगभग 2500 से लेकर के 3000 मिलियन ईयर्स अगो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है, राइट? क्योंकि जब पानी आया, गैसेस आई अंदर, तो कुछ एलिमेंट ऑफ लाइफ भी आया, और जब कुछ एलिमेंट ऑफ लाइफ आया, एल्गे वाज द फर्स्ट लिविंग, मैं बोल सकता हूँ लिविंग बीइंग। तो जब वो आता है तो वहां से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आकर होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, CO2 वाज यूटिलाइज्ड एंड ऑक्सीजन गॉट फॉर्म, एंड देन ऑक्सीजन गॉट फॉर्म। जब ऑक्सीजन बनती है तो देखिए जितने भी ये ओशंस हमने अभी डिस्कस किया बने थे, इन ओशंस में ऑक्सीजन का भरपूर भराव इस्तेमाल हो जाता है, और जब ऑक्सीजन फ्लड होना स्टार्ट हो जाती है, ओशन को फ्लड कर देती है, ऑक्सीजन भर जाती है, तो ओशन का सैचुरेशन पॉइंट आता है, और वहां से ऑक्सीजन जो है वो फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो अर्थ से निकल के ऑक्सीजन फिर कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो पहले ऑक्सीजन कहाँ पे आई, फर्स्ट ऑक्सीजन केम inside the oceans and then finally oxygen went outside the oceans and landed into the atmosphere, right? तो ये जो सारा इवेंट हुआ that happened around 2500 से लेके 2000 मिलियन ईयर्स अगो, राइट? तो देखिए हमने सिंपल सी बात डिस्कस करी, लाइफ कैसे होती है, हमने देखा कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, एटमॉस्फेयर कैसे आया। तो सबसे पहली चीज सोलर फ्लेयर्स ने इनिशियल प्राइमोर्डियल स्टेज के एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोजन हीलियम को स्ट्रिप ऑफ किया। उसको स्ट्रिप ऑफ करने के बाद फाइनली जब अर्थ काफी गर्म थी तो डीगैसिंग हुई। डीगैसिंग होने के बाद वाटर वेपर ने कंडेंस किया तो प्रेसिपिटेशन हुई, ओशन फॉर्मेशन हुए। ओशन फॉर्मेशन हुए तो ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी गई। कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइजेशन से जो लाइफ थी उसने फोटोसिंथेसिस किया, और जब फोटोसिंथेसिस हुआ ऑक्सीजन डेवलप हुई, एंड व्हेन ऑक्सीजन डेवलप इट फ्लड द ओशन एंड द ओशन गॉट फ्लडेड, दैट लेड टू द जितना भी ऑक्सीजन ओशन में फ्लड करके बाहर निकला, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन दैट एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन केम इनटू बीइंग। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए देखिए कुछ टाइम स्केल के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे कि कब क्या क्या चीजें आई। सन और यूनिवर्स का जो ओरिजिन है 5000 मिलियन ईयर से लेके 13.7 मिलियन ईयर्स तक होता है, राइट? इसे ओरिजिन ऑफ स्टार्स, सुपरनोवा या बिग बैंग भी हम बात करते हैं। कुछ आप टर्म्स देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इतना सब कुछ पूरा चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लीजिए इसको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कई बार क्या होता है, यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेती है कि पहले क्या आया। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ब्लू ग्रीन एल्गे वाज फॉर्म, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म। पैलेजोइक एरा की बात करें तो उसमें अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट फिश गॉट डेवलप, देन एम्फीबियंस, देन वर्टिब्रेट्स, देन रेप्टाइल्स, एंड फाइनली मेसोजोइक एरा की बात करें उसमें भी क्रिटेशियस, जुरासिक एंड ट्रायसिक ये एरास थे, राइट? पीरियड्स थे। इसमें डायनासोर आते हैं एंड डायनासोर एक्सटेंट हो जाते हैं, राइट? फिर अगर साइनोजोइक एरा की बात करें, साइनोजोइक एरा में दो पीरियड्स थे, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। उसमें भी जो एपोक्स थे दैट वाज हेलोसीन, प्लेस्टोसीन, राइट? तो रैट्स देखिए आए यहाँ पे, एंड देन अर्ली ह्यूमन है यहाँ पे। तो यूपीएससी क्या करेगी, यूपीएससी आपसे पूछ लेगी अमंग्स दीज 4 अर्ली ह्यूमन, रैट्स, एम्फीबियंस, फिश, अमंग दीज 5 बोल देते हैं एल्गे, ठीक है? विच कम्स फर्स्ट या विच कम्स ऐसे बोल सकते हैं लास्ट, या फिर विच कम्स आफ्टर दिस और बिफोर दिस, राइट? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वो एक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि कुछ भी छोड़ना नहीं यूपीएससी के लिए, तो इसलिए इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अर्थ एज अ प्लैनेट की बात करें तो देखिए सन से लगभग 149 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, राइट? 2 पॉइंट कहे जाते हैं, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। 1 पॉइंट इज पेरिहेलियन, अनदर इज एपिहेलियन। अगर ये सन है, इसके अराउंड अर्थ रोटेट रिवॉल्व कर रही है इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो 2 पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे एक में अर्थ पास रहेगी और एक में अर्थ थोड़ा दूर रहेगी। जहां पे अर्थ पास रहेगी, पी से पास, तो पी से पेरिहेलियन, और जहां पे अर्थ दूर रहेगी, अवे रहेगी, अवे से आप लग सकते हैं एपिहेलियन। और किसके, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ की बात हो रही है। अर्थ की शेप स्फेरिकल दिखती है, बट एक्चुअल में इट इज अ जर्ड। जर्ड कैसा है, ओब्लेट स्फेरॉइड, जिसमें कि पोल्स पे ऊपर से फ्लैटेंड होता है और जो साइड में है दैट इज बल्जिंग। एक जनरल स्फेयर कुछ इस टाइप का होगा। सॉरी ये ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, इसको आप नज़रअंदाज कीजिए, मैं दोबारा से बना देता हूँ, राइट? तो देखिए कुछ इस टाइप से हम एक जनरल स्फेयर की बात करें, लेकिन हमारी अर्थ कुछ इस टाइप की है, राइट? कुछ ऐसे है, थोड़ा सा जर्ड टाइप का, इतना भी नहीं, थोड़ा जर्ड है। और मैं इसको सीधा बना रहा हूँ, पोल को मैं टिल्ट नहीं करूँगा, राइट? तो आप देख सकते हैं पोल्स पे थोड़ा फ्लैटनिंग है और यहाँ पे बल्जिंग है इक्वेटर्स में, राइट? लैंड टू वाटर का रेशियो देखेंगे तो 3:7 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो 2:3 है, साउदर्न हेमिस्फीयर में 1:4 है।
तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि वाटर ज्यादा है, हम देखेंगे आगे चल के ये जो रीजन है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर ज्यादा है, ये विंड को कैसे अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से विंड के क्या क्या नाम कहलाएंगे, उनके नाम कैसे चेंज होंगे, राइट। तो देखिए अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ कैसे रोटेट करेगी अपने एक्सिस के अराउंड, तो अगर ये टिल्टेड एक्सिस है, ये अर्थ को इक्वेटर हम डिफाइन करेंगे, तो देखिए अर्थ का रोटेशन वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक होता है, राइट। तो जब रोटेशन हो रहा है तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, यहाँ पे पोल्स हैं, यहाँ पे इक्वेटर है, तो स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो इक्वेटर पे बोलते हैं मैक्सिमम, और पोल की तरफ जाते हैं तो कम हो जाती है स्पीड ऑफ रोटेशन, राइट। क्योंकि इस जगह पे अगर आप देखेंगे, अगर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और ये अगर रेडियस आर है तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जितना ज्यादा रेडियस बढ़ेगा उतनी ही वेलोसिटी बढ़ेगी। जस्ट एक मैथमेटिकल फिजिक्स का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके बात कर सकते हैं। अर्थ की अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, जैसे हमने पीछे देखा था सोलर सिस्टम में, अर्थ एक ऐसे जोन में लाई करती है, अर्थ लाइज इन सच अ जोन, सच अ पर्टिकुलर एरिया इन एंटायर सोलर सिस्टम, जहां पे ना तो टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई हैं, ना ही टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा कम हैं, ना तो वाटर एकदम ही फ्रीज हो रखा है, ना ही बहुत ज्यादा मॉल्टन स्टेट में है और वेपर स्टेट में, बट इट इज अ गोल्डीलॉक्स जोन, तो जिसका मॉडरेट टेम्परेचर है, बैलेंस है, हैबिटेबल जोन है, राइट। सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो अर्थ स्टैंडर्ड द डेंसेस्ट प्लैनेट। देखिए यहाँ पे जब जोग्राफर्स ने अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एनालिसिस किए, तो उस एनालिसिस में अर्थ को जोग्राफर्स ने डिफरेंट सेक्शंस में, क्रॉस सेक्शंस में, स्लाइसेस में काट दिया और हर एक स्लाइसेस को नाम दिया लैटिट्यूड का। तो लैटिट्यूड क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक जो राउंड लाइंस हैं, राइट, एक रेफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में, जिसको मैंने इक्वेटर लाइन बोला, इसके पैरेलल, इसके कॉन्सेंट्रिक नंबर ऑफ राउंड सर्कल्स में पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया और इन सर्कल्स का नाम दिया गया लैटिट्यूड्स। अब ज्योग्राफर्स को ये था कि अगर हमको एनालाइज करना है सभी लैटिट्यूड्स को, तो हम किसको रेफरेंस लें, तो उन्होंने 0 डिग्री लैटिट्यूड को एक रेफरेंस लाइन मान लिया, राइट। तो लैटिट्यूड अगर एग्जैक्टली बात करें तो वो है क्या, वो एंगुलर डिस्टेंस है किसका, किसी एक पॉइंट का जो कि अर्थ के सरफेस में है, अगर हम सेंटर से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग, फिगर में देखिए, ये सेंटर है अर्थ का, अगर आप इस सेंटर से बात करेंगे, इस इक्वेटर, ये जो इक्वेटर लाइन है ये वाली, जो बिल्कुल सेंटर में है, उसके सेंटर का क्रॉस सेक्शन, इससे इस पॉइंट के अलोंग जो एंगल बनता है उससे 0 डिग्री होगा। देखिए इसी प्लेन में फर्दर आप थोड़ा और एंगल बनाएंगे ऊपर की तरफ, नेक्स्ट लैटिट्यूड को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 10 डिग्री आ गया, नेक्स्ट को करेंगे 20 डिग्री, अगला, यहाँ से एक डिग्री के एंगल पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स को बनाते चले गए, और जब डिफरेंट लैटिट्यूड्स को बनाया तो 0 से लेके 90 डिग्री तक ऊपर की साइड और 0 से लेके 90 डिग्री तक नीचे की साइड, तो ये ऐसे डिफरेंट लैटिट्यूड्स बनाए गए। यहाँ देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर लाइन को सेंटर रेफरेंस लाइन माना गया, जिसको नाम दिया गया 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है 0। देखिए एंगल, ये वाला एंगल कुछ होता, कुछ भी 30 डिग्री, लेकिन अगर यही लाइन के अलॉन्ग एंगल देखें तो 0 कहलाएगा, तो इसीलिए इक्वेटर लाइन को क्या बोला गया, इट इज अ 0 डिग्री लैटिट्यूड, राइट। तो जोग्राफर्स ने अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ को डिवाइड किया, और ये पैरेलल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, इनको पैरेलल भी बोला गया, इनके डायमीटर्स अलग अलग होते थे। पोल पे भी पोल पे भी राउंड सर्कल्स थे, और अगर आप देखेंगे इक्वेटर पे भी सर्कल थे, लेकिन इनके डायमीटर्स चेंज होते गए। इक्वेटर पे डायमीटर्स ज्यादा थे, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो डायमीटर्स कम होते चले गए। इक्वेटर पे एंगल 0 था, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एंगल्स जो है इंक्रीज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी एंगल्स इंक्रीज करेंगे। इसको 0 एंगल बोलेंगे, इसको 90 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, राइट। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हो गए हमारे पास, 181, कैसे 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, और एक 0, तो 90 + 90 180, और एक क्या हो जाएगा 181, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं, इस छोटा सा आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक का, ठीक है, तो हमसे बोलते हैं लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। मतलब अगर ये आपका इक्वेटर है, ये सेंटर है, ये, और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट लैटिट्यूड होगा, उसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप देखेंगे, दिस केम आउट एज ऑन एवरेज 111 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, पोल में भी ये डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये डिस्टेंस और पोल के डिस्टेंस, इन दोनों में होना तो क्या चाहिए, अगर परफेक्ट स्फीयर है तो दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, बट इनमें डिफरेंस होता है, ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये कम होता है। ज्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैटनेस है, यहाँ पे राउंडनेस है, फ्लैटनेस की वजह से लेंथ ज्यादा है,
ये कम है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करेंगे तो इक्वेटर पे ये इतना है और पोल्स पे थोड़ा ज्यादा है 111.7। ऑन एन एवरेज कितना आता है 111 किलोमीटर आता है। इसलिए बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर, राइट। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए अगर हम बात करें पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड की, राइट, अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो देखिए कुछ लैटिट्यूड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे कि अर्थ को हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में तोड़ दिया है। एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर यहाँ पे, और एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और एक 66.5 डिग्री नॉर्थ में। दिस पॉइंट इज 23.5 डिग्री एंड दिस 66.5 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी 23.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री। दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। तो ये जो लाइन है इसको हमने इक्वेटर का नाम दिया, ये जो लाइन है इसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दिया, और ये जो लाइन है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए स्फेयर है पूरा, हालांकि जॉइड है बट आपने उसको स्फेयर में तोड़ा। इनको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अनदर साउदर्न हेमिस्फीयर। मैं जब भी आज के बाद ऊपर की बात करूंगा आई विल कॉल इट एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट द बॉटम हाफ आई विल टॉक अबाउट द साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो लाइन रहेगी हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो लाइन रहेगी हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके और ऊपर चलेंगे 6.5 डिग्री पे तो इसको हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, और इसको हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल, बिकॉज यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं आर्कटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे एंटार्क्टिक है। हम आगे चल के देखेंगे कैसे हमारे बहुत डिफरेंट फिनोमेना, साइक्लोन्स, पोलर वॉर्टिसेस, जेट स्ट्रीम्स वो अफेक्ट होते हैं, और कैसे वो सारे के सारे पोलर वॉर्टेक्स या फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं वो अफेक्ट कर देते हैं फिनोमेना को, ओजोन के लिए भी और नीचे के टेम्परेचर्स के लिए भी, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए जब कुछ आने वाली क्लासेस में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ से ये लाइंस गुजरती हैं। इक्वेटर को आप अपने एटलस में देख के आएंगे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में कहाँ से पास करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है, अमेरिकन और अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट्स में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहाँ से पास करता है। ये बात आप याद करेंगे। अगले लेक्चर में आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दैट, राइट।